बेटा शकुनी ओके अंकल लोग हम बात कर रहे थे बॉइंट फोर्स ड्यू टू द एक्सेलरेटेड लिक्विड और उसके अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया था। दैट फॉर्मूला इज बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इनटू जी। ठीक है, और फिर हमने लॉ ऑफ बॉइंट फोर्स से एक और चीज देखा था कि इमर्स वॉल्यूम में कोई चेंज होने वाला नहीं है। अरे यस और नो। अब उसके बाद जो है तो आएगा ये लेक्चर से पहले 10 मिनट पहले। चलिए अभी सबका ध्यान अपन बेटा कब बोर्ड्स गर्ल्स यहाँ है तुम लोग 5 मिनट बैठो मुंह बंद करो, मुंह बंद करना है चचा। पेन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। पेन ड्रॉप करके देखो मैं, अगर आवाज है तो ठीक है, नहीं तो चलो। चलिए लास्ट लेक्चर में बॉइंट फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेटेड फ्लूइड देख रहे थे, उसमें हम 2 बेहतरीन केस करने वाले हैं। बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला था डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू इमर्ज्ड वॉल्यूम इनटू जी इफेक्टिव इनटू जी इफेक्टिव। क्लियर? उसके बाद में इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, इन वर्टिकल डायरेक्शन। इन वर्टिकल डायरेक्शन, जब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे उस केस में क्या होगा, ए वाई आई रिपीट, जो भी बात करेगा उसको मम्मी की कसम है, आपको मम्मी की कसम मैं दे रहा हूँ। पूरे लेक्चर में अगर एक भी शब्द बोला है तो अगर कहीं जाना है कुछ पूछना है तो ऐसा करके मुन्नी की तरह करें तो मैं परमिशन होगा तो ही बोलना है। क्लियर? अगर बात किया तो सारे सिर के बाल झड़ जाएंगे। इस केस में वर्टिकल डायरेक्शन में अगर ए वाई एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है या अपर जा रहा है तो इस केस में जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना होगा, जी प्लस ए वाई। जब कहा जा रहा हो कंटेनर अपवर्ड एक्सेलरेशन, कौन सा हो, अपवर्ड एक्सेलरेशन। अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस ए वाई। ठीक है, और वही अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखूं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन
ये लग रहा है बॉइंग फोर्स। देखिए बॉइंग फोर्स आप देख पा रहे होंगे ऐसे लगेगा तो लिक्विड सरफेस के परपेंडिकुलर। और यहाँ बॉइंग फोर्स का फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इमर्स वॉल्यूम जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या आएगा यहाँ, जी स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। इस केस में जी इफेक्टिव क्योंकि एक्स डायरेक्शन, ये एक कौन सा डायरेक्शन में, एक्स में है, जी कौन से डायरेक्शन में, वाई में है, इनका रिजल्टेंट आएगा जी स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, लिख दीजिए फटाफट। चलिए अब्बा डब्बा जब्बा आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये हमारा पॉइंट कौन सा कंप्लीट हुआ है, 8th पॉइंट कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको सेंटर ऑफ पॉइंट के बारे में लिखवाया है क्या? हाँ लिखा। सेंटर ऑफ पॉइंट के बारे में लिख दिया हमने, है ना। सेंटर ऑफ पॉइंट किसको बोलते हैं, ये क्लैरिटी है। इमर्स पार्ट का सीजी इज नॉन एज द सेंटर ऑफ पॉइंट। चलिए अभी नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 9, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी के केस में हमें बात करना है। देखिए क्या होने वाला है इस केस में।
देखिए ये है फ्लोटिंग बॉडी, मस्त आराम से जो है सरफेस पे फ्लोट कर रही है, और ये पार्ट जो है उसका किसके अंदर है, लिक्विड के अंदर है। इस लिक्विड के अंदर जो पार्ट है उस पार्ट का सीजी इज बिकम योर सीबी, सेंटर ऑफ बॉइंट, बरोबर है। और इसका जो सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे सी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बॉडी का एक्चुअल बॉडी, क्लियर हो गया है। और ये लाइन जो दोनों पॉइंट को मिला रहा है उसको हमने बोल दिया एक्सिस ऑफ बॉडी, क्या बोल दिया उसको हम। अब हमारे पास में कुछ काम नहीं था, हम खाली बैठे थे, तो हमने क्या किया, इसको डिस्टर्ब कर दिया, या फिर बिकॉज ऑफ द एयर भी ये क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये अगर इस तरफ डिस्टर्ब होता है, उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, देखिए ध्यान से। अगर ये डिस्टर्ब होगा तो क्या इस केस में ये थोड़ा सा ये जो है टिल्ट होने की वजह से कुछ और पार्ट इमर्ज हुआ है। अब देखिए ना, पहले जो इमर्ज पार्ट था, अभी जो इमर्ज पार्ट है उसमें चेंज आया है। इमर्ज वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो बॉयंट फोर्स में भी, इमर्ज वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो बॉयंट फोर्स में भी चेंज आएगा, मतलब बॉयंट फोर्स भी आपका क्या हुआ है, चेंज। और उसके बाद में हमारा जो बॉयंट फोर्स की लोकेशन है, जिसको हम सेंटर ऑफ बॉयंसी बोलते हैं, बॉयंट फोर्स सेंटर ऑफ बॉयंसी पे एक्ट कर रहा है, और सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है सीजी ऑफ इमर्ज पार्ट। क्या होता है सेंटर ऑफ बॉयंसी? तो आई थिंक अब ये शेप भी चेंज हो गया इमर्ज पार्ट का, तो उसका सीजी भी चेंज होगा। तो ये तो था हमारा, ये क्या है तुम्हारा एक्सिस ऑफ बॉडी, दिस इज योर एक्सिस ऑफ बॉडी, दिस इज योर एक्सिस ऑफ बॉडी। और ये उसका जो सीजी वाला पॉइंट है, तो यहाँ कहीं हमारा नया बॉयंट फोर्स आएगा। ये रहा हमारा नया बॉयंट फोर्स, दैट इज न्यू सीजी, हमने बोल दिया, ठीक है। और इस पॉइंट पे जब हम बड़े ध्यान से देखते हैं, और इस सीबी वाले पॉइंट पे क्या ऐड करेगा अभी, बॉयंट फोर्स। इसको जब मैं ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ तो वो एक पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है, जिस पॉइंट को कट कर रहा है उसको नाम दे दिया हमने एम। एम मतलब क्या हो गया, मेटा सेंटर। क्या हो गया एम का मतलब, मेटा सेंटर। एम स्टैंड्स फॉर द मेटा सेंटर। तो अभी आप एक चीज देखेंगे कि हमने इस तरह से, ये रहा डिस्टर्बिंग टॉर्क, कौन सा टॉर्क, और ये रहा इसका वेट, ये रहा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। weight into perpendicular distance will give you the torque, weight into perpendicular distance will give you the torque। और ये टॉर्क जो है क्या, इस डिस्टर्बिंग टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में, ये टॉर्क जो है इसको क्या बोलेंगे, डिस्टर्बिंग टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये टॉर्क जो है ये डिस्टर्बिंग टॉर्क के कौन से डायरेक्शन में है, अपोजिट। तो उसकी वजह से भी क्या आएगा, एक रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा। क्या आ रहा है इसकी वजह से, रीस्टोरिंग। तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क जो है डिस्टर्बिंग टॉर्क के अपोजिट है, और आई थिंक ये इस बॉडी को क्या कर देगा, जो ये डिस्टर्ब इस डायरेक्शन में, ये इस बॉडी को सीधा कर देगा। तो ये कब पॉसिबल है, जब सीजी जो है वो एम के नीचे। अगर सीजी एम के ऊपर होगा तो आई थिंक वेट का टॉर्क जो आएगा वो डिस्टर्बिंग टॉर्क की डायरेक्शन में आएगा, तो वो रीस्टोर करने वाला नहीं। तो इफ यू वांट कि अगर बॉडी स्टेबल रहे, फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल रहे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे, तो उस केस में हमेशा सीजी जो है वो हमारे बेटा सेंटर के क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ आना चाहिए। तो एक लाइन लिखिए, बेटा सेंटर का मतलब क्या होता है, इट इज द पॉइंट अबाउट विच बॉडी इज ऑसिलेटिंग। Beta center is the point about which body is oscillating.
center is the point about which body is oscillating. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो. When floating body is slightly disturbed, when floating body is slightly disturbed, when floating body is slightly disturbed, then its immersed volume will change, due to which buoyant force and center of buoyancy will also change. Due to which buoyant force and the center of buoyancy will also change. Buoyant force and Center of buoyancy will also change. Buoyant force and center of buoyancy will also change. Clear? और दूसरा नहीं लिखो. Meta center is the रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा. अगर दोनों एक ही पॉइंट पे हुआ तो रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं आएगा तो डिस्टर्बिंग गिरा देगा उसको. मेटा सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ axis of rotation meta center is point of intersection of axis of rotation and axis of rotation and axis of body. Axis of body and line of action of new buoyant force. And the line of action of new buoyant force. Line of action of new buoyant force. Line of action of new buoyant force. Clear हो गया यहाँ पे? फिर ये डायग्राम बना देना. मेटा सेंटर को हम एम से डिनोट कर रहे हैं. हाँ, weight W, weight of the body.
चलिए हो गया लिख के। हाँ बोलो क्या हो गया? बोलो ये भी है ना, मेटा सेंटर क्या वो टॉर्क देंगे, उसके वो टॉर्क देते हैं, उसकी तरफ फोर्स की डायरेक्शन घुमा देते हैं, ये ना, ये रिस्टोरिंग टॉर्क, ये डिस्टर्बिंग टॉर्क, अपोजिट वन अगर सीजी मेटा सेंटर के नीचे है तो ऊपर होगा, मान लीजिए यहाँ होगा, उस केस में ये भी इधर टॉर्क है, तो फिर वो कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल, नीचे हुआ तो कौन सा हुआ, स्टेबल। And now the next point is point number 10. अब हम इसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसकी एप्लीकेशन, कि भाई एप्लीकेशन क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशन का सबसे बड़ी एप्लीकेशन है कि किसी भी सब्सटेंस की ये रिलेटिव डेंसिटी मेजर करके दे सकता है, क्या मेजर करके दे सकता है, रिलेटिव डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की हमें क्या दे सकता है, ये रिलेटिव डेंसिटी मेजर करके दे सकता है। तो यू कैन पॉइंट नंबर 10 द एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, relative density of solid, relative density of solid। तो सॉलिड का अगर हम रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं तो क्या है, देखिए क्या वाइब्रेशन आ रहे हैं, अच्छी बात है, पूरी वॉल हिल गई, अच्छी बात है। आपको अगर इसके क्या मसाज करवाना है यहाँ रख दीजिए, सी में वाइब्रेशन आ रहा है उससे, चलिए घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। चलिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड की बात देखते हैं हम लोग, कुछ हुआ तो नीचे ही अपने हॉस्पिटल वगैरह लेके चले जाएंगे। चलिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करेंगे, देखिए क्या हो रहा है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, एक फॉर्मूला ये है, इसको हम v दोनों को v से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो एक और फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला क्या है, देखिए वेट ऑफ बॉडी इन एयर, क्या फॉर्मूला है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर। सॉलिड का हम वेट मेजर करते हैं किसके अंदर, एयर के अंदर, और माइनस वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। मान लो जैसे हमने डिसाइड किया कि श्यामल का रिलेटिव डेंसिटी मेजर करना है, तो हमने पहले श्यामल का वेट मेजर किया एयर 80 बराबर 80 के आसपास जो है आया, तो 800 न्यूटन। फिर हमने श्यामल को किस में डिप किया, वाटर में डिप किया, तो श्यामल का वेट वहां पर आया 70 kg, मतलब न्यूटन में देखेंगे तो 700 न्यूटन बराबर। तो अब हमने क्या किया, उसका श्यामल का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, तो हमने लिखा ऊपर 800
अपॉन 800 माइनस 700 कितना आ रहा है 800 अपॉन 100 मतलब आंसर क्या है 8। तो इसका रिलेटिव डेंसिटी कितना है 8। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? तो कभी भी किसी भी सॉलिड का अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो आपके पास में एक और बेहतरीन फॉर्मूला आया है, वो क्या है, दैट इज वेट मेजर्ड इन एयर, weight of solid measure in air minus weight of solid ठीक है। दूसरा है दैट इज relative density of liquid, relative density of liquid। तो उसके लिए क्या आएगा देखिए, दैट इज relative density of liquid is equal to density of liquid, जिस लिक्विड की बात हो रही है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब श्यामल ने डिसाइड किया कि यार मान लो कोई भी लिक्विड वो पी रहा है, मान लो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ मिल्क, इट कैन बी अ टी, इट कैन बी अ कॉफी, इट कैन बी अ रसना, इट कैन बी अ गुरुजी ठंडाई, इट कैन बी अ एनी मिल्क, एनी लिक्विड। पीते पीते जो है इसके दिमाग में आया कि इस लिक्विड की जो है मुझे डेंसिटी मेजर करनी है। पर ऐसा ख्याल हमें 8 बजे बाद हम अगर कोई दूसरा लिक्विड पी रहे तभी आएगा, बाकी नॉर्मली तो अपन को ऐसे ख्याल आते हैं नहीं। तो आर्किमिडीज को लेकिन ये ख्याल आ गया, तो उसने बोला कि यार एक काम करते हैं, इस लिक्विड का जो है मुझे क्या करना है, डेंसिटी मेजर करना है। तो अब उसने क्या किया, सबसे पहले अब एक सॉलिड तो हमें पकड़ना पड़ेगा। एक सॉलिड ले लिया, मान लो हम वापस श्यामल ने खुद को ही सॉलिड माना है कि मैं सॉलिड आदमी हूँ, तो उसको अपना वेट भी पता है कि भाई मेरा वेट 80 kg है, 800 न्यूटन। वाटर में मैंने अपने आप को डिप किया तो कितना आया था 700 न्यूटन। अब उसने क्या किया, एक लिक्विड जिसकी डेंसिटी को मेजर करना है, उस लिक्विड का भी पूरा एक कंटेनर भर दिया उसने पहले, क्योंकि उसको अपने आप को डिप करना है। फिर उस कंटेनर, उस लिक्विड के अंदर उसने अपना वेट मेजर किया। क्या किया, उस लिक्विड के अंदर उसने अपना वेट मेजर किया। उस लिक्विड में अपना वेट मेजर किया, शामिल का वेट आया कितना वहां पे 60 kg। तो फिर वहां से एक फॉर्मूला बनता है, देखिए दैट फॉर्मूला इज weight of body in air minus weight of body in liquid। so 800 minus 600 upon weight of body in air minus weight of body in that water। 800 minus 700, तो 200 upon 100 मतलब कि 2 रिलेटिव डेंसिटी होगा उस लिक्विड का। तो यहाँ पर ठीक है, बॉडी निकाली, तो दिनों बाद गया कहाँ गए हो गया, नहीं रही
उसके पहले घूमने गया था, फिर एक हफ्ता उधर संबलपुर में था। कॉलेज में तो भाई कॉलेज में बाकी बच्चे पढ़ रहे होते नहीं। अच्छा समझ जो बोल रहा है दोनों क्या ये सिर्फ जितना टाइम है तो समझ को जा रहा है जो टाइम से जाना होता है अभी मेरे हिसाब से है 12th में तो राइट टाइम नहीं था, लेकिन अगर किसी भी जाके आएगा तो अच्छी बात। क्या क्या सीखा समझ को ये कोडिंग इधर मुंबई में नहीं अच्छा कोर्स चलिए प्यारे भाइयों बहनों, पेज नंबर 147 क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 147 क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 147 क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी लास्ट क्वेश्चन है Boyle's notation पे, then we'll start new topic. The concrete of मोबाइल देखिए क्या दिया हुआ है, a concrete sphere of radius r has cavity of radius small r which is packed with sawdust. The specific gravities of concrete and sawdust are respectively 2.4 and 0.3 for this sphere to float with entire volume submerged under the water. The ratio of mass of concrete to mass of sawdust will be. हाँ जी, क्या दिखा है क्वेश्चन में, क्या समझ में आ रहा है? हमारे को निकालना है रेशियो ऑफ मास ऑफ कंक्रीट अपॉन मास ऑफ सॉडस्ट। सही लिख रहा हूँ? अब इस केस में हमारे को गिवन क्या है, एक स्फीयर है, उसका रेडियस कैपिटल आर है, उसमें से स्मॉल आर रेडियस वाला जो है कैविटी हमने बाहर निकाल दिया है और फिर इसमें हमने सॉडस्ट फिल कर दिया। तो इसमें एक सॉडस्ट फिल कर दिया हम लोगों ने। नाउ क्या ये फ्लोट कर रहा है या कंप्लीटली सबमर्ज्ड है? उन्होंने बोला है कि फ्लोट भी कर रहा है लेकिन सबमर्ज भी कंप्लीटली। जब भी जीवन में फ्लोट वर्ड आ जाए तो क्या आता है दिमाग में, बताओ? लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता है, देखिए लॉ ऑफ फ्लोटेशन बोलता है buoyant force is equal to weight of the body। buoyant force क्या है, देखो इस केस के अंदर buoyant force अगर कंप्लीटली लिक्विड के अंदर है, जैसे एक सिंपल सी बात देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये बॉटल है, इस
उसको अगर मैं लिक्विड में सबमर्ज कर दूं, किसमें सबमर्ज कर दूं? लिक्विड के अंदर। तो उस केस में अगर ये पूरा लिक्विड के अंदर है ये बॉटल, तो ये बॉटल चाहे खाली हो, चाहे वाटर से फिल्ड हो, चाहे मिल्क से फिल्ड हो, चाहे उसका फेवरेट रसना से फिल्ड हो, या मान लो जो भी आपको अच्छा लगे लिक्विड वो उससे फिल्ड, क्या इन सारे केस में क्या इसका इमर्ज्ड वॉल्यूम चेंज होगा क्या? कि इमर्ज्ड वॉल्यूम सारे केस में सेम ही रहने वाला है? क्या इमर्ज्ड वॉल्यूम को बॉटल के अंदर क्या है उससे लेना देना है? इमर्ज्ड वॉल्यूम को सिर्फ किससे लेना देना है? आउटर वॉल्यूम से। हाँ, ये बॉटल ओपन होती तो वाटर अंदर चला जाता, पर ये बॉटल क्या है? क्लोज। और क्लोज बॉटल में चाहे वाटर हो या ना हो, हमारा इमर्ज्ड वॉल्यूम जो है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो है, वो किसके इक्वल होगा? बॉटल के आउटर वॉल्यूम से। तो हमें भी स्फीयर के अंदर सॉडस्ट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये पूरी ही हमारे किसके अंदर स्फीयर वाटर के अंदर है, तो हमारा इमर्ज्ड वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? आइडियली जो इस स्फीयर का आउटर वॉल्यूम है उसके इक्वल होगा। हाँ या ना? तो बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? बॉयंट फोर्स तो जिस भी लिक्विड को डिस्प्लेस किया उससे लेना देना है। तो बॉयंट फोर्स ये यहाँ पे वाटर को डिस्प्लेस किया है, बॉयंट ही वाटर ही ना, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू इमर्ज्ड वॉल्यूम इनटू जी। अब वेट जब हम ले रहे हैं तो वेट में हमें ध्यान देना है, क्योंकि वेट में पूरा मास चाहिए, और टोटल मास में कंक्रीट भी आ रहा है और सॉडस्ट भी आ रहा है। तो टोटल मास क्या होगा? मास ऑफ कंक्रीट प्लस मास ऑफ सॉडस्ट इनटू जी। क्लियर है? जहाँ पे जी से जी क्या हुए हमारे? कैंसर। ठीक है? और रो डब्ल्यू इनटू इमर्ज्ड वॉल्यूम है 4/3 पाई इनटू कैपिटल आर क्यूब। मास ऑफ कंक्रीट जो है वो क्या होगा? देखो, मास ऑफ कंक्रीट इज डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इनटू 4/3 पाई इनटू, कंक्रीट की बात चल रही, कंक्रीट बाहर है तो कैपिटल आर क्यूब माइनस, और सॉडस्ट में आएगा जी से जी तो कैंसिल आउट हो गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ? आर क्यूब इज इक्वल टू रो डब्ल्यू को इनके डिवाइड में भेज दो, रो सी अपॉन रो डब्ल्यू, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, रो एस अपॉन रो डब्ल्यू, आर क्यूब। रो सी अपॉन रो डब्ल्यू जो है ये क्या देगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट, और ये क्या देगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉडस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट कितना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट कितना है? 2.4 आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉडस्ट कितना है? कितना है? 0.3 इंटू आर क्यूब। क्या यहाँ से हमें रेडियस का रेशियो जरूर मिल जाएगा क्या? यस, अगर हम चाहे तो जरूर मिल जाएगा। आर क्यूब इज इक्वल टू, जो भी बात कर रहा है याद रहे, मम्मी की कसम है, मम्मी की कसम। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा। सर 2.4 आर क्यूब आएगा। ठीक है, इसको इधर भेजा तो ये कितना हो रहा है? 2.1 स्मॉल आर क्यूब, 2.4 माइनस 1 कितना है? 1.4 कैपिटल आर क्यूब। तो आई थिंक आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब का जो रेशियो आया है वो कितना आया? 3/2। अब 3/2 मिल चुका है हमें। इसके बाद में जो अगला हमारे पास में है, ये तो हो गया हमारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन वाला पार्ट।
इसमें लॉ ऑफ रोटेशन से हमें रेडियस का रेशियो मिला, लेकिन मेरा पर्पस क्या था? हाँ, that is density of concrete into volume of concrete, density of sawdust into volume of sawdust. डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, अब इसका रेशियो जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो रेशियो वही होगा, तो रेशियो कितना आ रहा है 2s अपॉन इसका वाटर का डेंसिटी, तो डिवाइड भी करोगे तो डिवाइड बाय रो डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय रो डब्ल्यू, तो उसका रेशियो आ जाएगा। तो कितना है उसका रेशियो 2.4 अपॉन 0.3। वॉल्यूम को लिखेंगे 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। ये कैंसिल आउट हुआ, सेपरेट करो, कितना आ रहा है 8 इंटू कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब माइनस 1। 8 कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब कितना है 3/2 माइनस 1। 8 इंटू 1/2 कितना आया 4। ठीक है, लिख दीजिए स्पीड ऑफ लाइट के साथ। क्या बातें चल रही है बेटा, ये लिखो समझो। ओ इसके लिए क्या बातें चल रही है, इसके रिगार्डिंग भी कुछ बात चल रही है। अच्छा, इशारा करने वाली कुछ बातें चल रही है, बस कुछ भी नहीं बोलना है। पिन ड्रॉप साइलेंस, शांति से पढ़ना है। हर लेक्चर में समझाएंगे नहीं, क्लास में जब भी एंटर हो ना, ऐसा रोज 10 बार बोलने का, मैं आज सिर्फ पढ़ाई करूंगी, कुछ बातें नहीं। उसी को तो क्या लिख सकता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू नहीं हम गरीब हैं। इतनी हंसी क्यों आई है, कुछ तो बात है, कुछ कहना चाहती है चलिए यहाँ तक हो गया हमारा।
नेक्स्ट स्टडी डालना है फ्लूइड डायनामिक्स। स्टैटिक्स खत्म हो चुका है, अब डायनामिक्स शुरू हो चुका है। फ्लूइड डायनामिक्स, स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, पूरा फ्लूइड स्टैटिक्स। चलिए अभी बात कर रहे हैं आप फ्लूइड डायनामिक्स। अब अगर हम फ्लूइड डायनामिक्स की बात करते हैं, उस केस में सबसे पहले डायनामिक्स का मतलब क्या हो गया कि हम जब फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं तो फ्लूइड किसमें है? मोशन। किसमें है? मोशन में। तो स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि मोशन में लिक्विड फ्लो कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। और उसमें सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो है, दैट इज स्टेडी एंड अनस्टेडी steady and unsteady flow, steady and unsteady flow। इसमें सबसे पहला है स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है? जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं, मान लेते हैं हमारे इसको जैनम को लेते हैं। जब आप स्टार्टिंग में आए थे तब भी बहुत टाइम पास करता था, 8-1.5 साल हो गए हैं तब भी ये उतना ही टाइम पास कर रहा है, टाइम पास में कोई कमी। तो इसकी प्रॉपर्टी में टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज। मोदी की बात करते हैं, मोदी स्टार्टिंग में आया था तब भी सोता रहता था, तभी उसका ध्यान कम होता था लेक्चर में, आज भी उसका ध्यान कम है लेक्चर में। तो उसकी प्रॉपर्टी में भी टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं है। ध्यान है। चैप्टर का नाम, पूरा नाम अब तो टाइम के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हम जनरली किसकी बात कर रहे हैं? लिक्विड की बात चल रही है, लिक्विड की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना होना इज नॉन एज द स्टेडी फ्लो। ठीक है, जब भी कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है और फ्लो होते टाइम लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बताओ। वेलोसिटी। कौन सी ज्यादा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है? तो वेलोसिटी में, लिक्विड की वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना होना इज कॉल्ड एज द स्टेडी फ्लो। क्लियर? मेरा सर का होमवर्क कर रहे हैं, इसका होमवर्क चालू। Property of fluid does not change। Property of fluid में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है बताओ? हाँ, लिक्विड जब फ्लो कर रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी की बात करेंगे? वेलोसिटी की। Does not change with respect to time।
property of fluid velocity does not change with respect to time at any given point. At any given point. मतलब अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी हमने मेजर किया, मान लो 3 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 घंटे बाद में भी इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? इस पॉइंट पे वेलोसिटी अलग हो सकती है, इस पे अलग हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो अगर मैं 2 घंटे बाद भी मेजर करूँ तो यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, अगले साल भी मेजर करूँ यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है। ऐसे लिक्विड फ्लो को हम क्या बोलते हैं? यहाँ वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? दूसरा फ्लो है इसी के अंदर अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो का मतलब क्या होगा? जिसकी प्रॉपर्टीज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो। मुंह बंद। एल नहीं है क्या? डी एल एल। अरे पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला साइन है डेल, पार्शियली डिफरेंशिएट कर। डेल होता है ना पार्शियल डिफरेंशिएशन, सुना है ना? तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी पॉइंट दैट